गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो हर बिजनेस के डीएनए में होता है, लेकिन अक्सर फाइनेंस की किताबों में ही छिपा रहता है। हम बात कर रहे हैं पूंजी की लागत या कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। बिल्कुल। और ये शब्द सुनने में जितना भारी भरकम लगता है ना, असल में ये एक बहुत ही सीधे से सवाल का जवाब देता है। किसी भी कंपनी के लिए पैसा इस्तेमाल करने की असली कीमत क्या है? हाँ, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास द आर्किटेक्चर ऑफ कैपिटल कॉस्ट नाम के एक दस्तावेज से कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आखिर है क्या, और इससे भी जरूरी, ये किसी कंपनी के लिए इतना मायने क्यों रखता है। और हम इसे बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। मतलब कोई भारी भरकम फॉर्मूला नहीं, बस इसके पीछे का लॉजिक। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं इसे एकदम आम भाषा में सोचूं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तरह का मिनिमम स्कोर है। जैसे किसी एग्जाम को पास करने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, वैसे ही एक कंपनी को अपने हर प्रोजेक्ट से कम इतना रिटर्न तो कमाना ही पड़ेगा, वरना उसके निवेशक, मतलब जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, वो नाराज हो जाएंगे। बेहतरीन एनालॉजी है। ये कंपनी के लिए एक हर्डल रेट या एक बेंचमार्क बन जाता है। जब भी कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचती है, चाहे वो नई फैक्ट्री लगाना हो या किसी नई कंपनी को खरीदना हो। बिल्कुल, तो सबसे पहला सवाल यही होता है, क्या इस प्रोजेक्ट से मिलने वाला रिटर्न हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है? अगर जवाब नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बनाने की जगह वैल्यू खत्म कर रहा है। तो मतलब ये सिर्फ एक अकाउंटिंग का टर्म नहीं है, ये तो असल में कंपनी के भविष्य से जुड़े सबसे बड़े फैसलों का आधार है। पर एक मिनट, जब हम पूंजी या कैपिटल कहते हैं, तो ये पैसा आता कहाँ से है? ये सब एक ही तरह का पैसा तो नहीं होता होगा, है ना? नहीं, और यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। कंपनी कई अलग अलग दरवाजों से पैसा जुटा सकती है, और हर दरवाजे की अपनी एक कीमत है, अपनी शर्तें हैं। मोटे तौर पर हमारे स्रोत दस्तावेज के हिसाब से 4 मुख्य रास्ते हैं। ओके, तो क्या है ये 4 रास्ते? पहला और सबसे आम है ऋण यानी डेट। दूसरा है वरीयता शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है इक्विटी शेयर्स यानी इक्विटी शेयर्स। और चौथा थोड़ा अनोखा है, जिसे कहते हैं प्रतिधारित आय या रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो एक एक करके ने समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋण या डेट की। ये तो मतलब सीधा साधा लगता है। बैंक से लोन लिया या बाजार से बॉन्ड्स के जरिए पैसा उठाया, और उस पर जो ब्याज देना है वही उसकी लागत हो गई। हाँ, ऊपरी तौर पर तो यही लगता है। अगर आपने 10% पर लोन लिया है तो आपकी लागत 10% है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अच्छा, और ये ट्विस्ट सरकार की तरफ से आता है। सरकार? उसका इससे क्या लेना देना? लेना देना है। इसमें जो सबसे आकर्षक बात है ना, वो ये है कि डेट की कॉस्ट हमेशा टैक्स के बाद यानी आफ्टर टैक्स निकाली जाती है। इसका कारण ये है कि कंपनी जो भी ब्याज चुकाती है, उसे वो अपने मुनाफे में से घटा सकती है। इससे उसका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है
और उसे टैक्स भी कम देना पड़ता है। अरे वाह, मतलब ब्याज का पेमेंट एक तरह से टैक्स डिडक्टेबल खर्चा है। तो अगर एक कंपनी 100 रुपए का ब्याज देती है और टैक्स रेट 30% है, तो उसके 30 रुपए सीधे सीधे टैक्स में बच गए। बिल्कुल सही। तो उस 100 रुपए के ब्याज की असली लागत कंपनी के लिए सिर्फ 70 रुपए पड़ी। इसीलिए 10% का लोन असल में कंपनी को सिर्फ 7% का ही पड़ता है। सरकार एक तरह से आपके ब्याज के बोझ को कम करने में आपकी मदद कर रही है, और यही वजह है कि डेट को फाइनेंस का सबसे सस्ता सोर्स माना जाता है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। तो मतलब जब भी आरबीआई ब्याज दरें घटाता या बढ़ाता है, तो उसका सीधा असर देश की हर कंपनी के कॉस्ट ऑफ डेट पर पड़ता है। एकदम। इसीलिए पूरी इंडस्ट्री आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर नजर गड़ाए रखती है। तो ठीक है, डेट सबसे सस्ता है, लेकिन कोई भी कंपनी सिर्फ कर्ज पर तो नहीं चल सकती, वो बहुत रिस्की हो जाएगा। हाँ, अगर धंधा मंदा हो गया तो ब्याज चुकाने के लाले पड़ जाएंगे। तो कर्ज और पूरी तरह मालिकाना हक के बीच में क्या कोई रास्ता है? एक तरह का हाइब्रिड है, और उसे ही हम दूसरा घटक कहते हैं, वरीयता शेयर पूंजी की लागत या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक खास तरह के शेयर होते हैं। इन्हें कर्ज और इक्विटी के बीच का रास्ता समझ सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि कर्ज की तरह इन पर भी एक फिक्स्ड पेमेंट होती है, बस उसे ब्याज नहीं, डिविडेंड कहते हैं। कंपनी वादा करती है कि वो इन शेयर होल्डर्स को हर साल एक तय रकम, मान लीजिए 8%, डिविडेंड के तौर पर देगी। ज्यादा महंगा क्यों है? ये महंगा इसलिए है क्योंकि यहाँ वो सरकार वाला ट्विस्ट गायब है। डेट पर दिए जाने वाले ब्याज के उलट डिविडेंड के पेमेंट पर कंपनी को कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। डिविडेंड हमेशा कंपनी के टैक्स चुकाने के बाद बचे हुए मुनाफे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से दिया जाता है। ओहो, मतलब अगर कंपनी को 8% का डिविडेंड देना है, तो उसकी जेब से पूरे 8% जाते हैं, कोई टैक्स की बचत नहीं। एकदम। तो आप तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। सबसे सस्ता है डेट, क्योंकि उस पर टैक्स शील्ड है। उससे महंगा है प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि उस पर फिक्स पेमेंट तो है पर टैक्स बेनिफिट नहीं है। ठीक है, ये लॉजिक समझ आ गया। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी हिस्से पर, इक्विटी शेयर पूंजी की लागत। यहां आकर मेरा दिमाग थोड़ा चकराता है। इक्विटी शेयर होल्डर तो कंपनी के मालिक होते हैं। कंपनी उन्हें कोई फिक्स्ड पेमेंट देने के लिए लीगली तो बाध्य नहीं है। डिविडेंड देना है या नहीं, ये पूरी तरह कंपनी की मर्जी है। तो फिर इसकी लागत कैसे हुई? ये तो एक तरह से फ्री का पैसा नहीं लग रहा। ये सवाल बहुत सही है, और ज्यादातर लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं। ये फ्री बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये कैपिटल का सबसे महंगा रूप है। इसे समझने के लिए हमें कंपनी के नजरिए से नहीं, बल्कि एक मालिक यानी एक इक्विटी इन्वेस्टर के नजरिए से देखना होगा। और सोचना होगा कि सबसे ज्यादा जोखिम कौन उठा रहा है। जोखिम? अच्छा, मतलब अगर कंपनी डूब गई तो? बिल्कुल। सोचिए, अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो कानून के हिसाब से सबसे पहले किसे पैसा वापस मिलता है? जिन्होंने कर्ज दिया है, बैंक और बॉन्ड होल्डर्स। सही। उनके बाद अगर कुछ बचा तो पैसा मिलता है वरीयता शेयर होल्डर्स को, और अगर उसके बाद भी तिजोरी में कुछ बच गया, जो कि बहुत कम होता है, तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स की बारी आती है। ज्यादातर मामलों में उनके हाथ कुछ नहीं लगता, सारा पैसा डूब जाता है। समझ गई। तो उनका पैसा डूबने का खतरा सबसे ज्यादा है, और फाइनेंस का पहला नियम है, हायर द रिस्क, हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ज्यादा जोखिम तो ज्यादा मुनाफे की उम्मीद। बिंगो! यही इक्विटी की लागत है। ये कोई तय ब्याज या डिविडेंड नहीं है, ये उन मालिकों की उम्मीद है। वो सबसे ज्यादा जोखिम ले रहे हैं, इसलिए वो अपनी पूंजी पर सबसे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद भी करते हैं, और उनकी यही उम्मीद कंपनी के लिए इक्विटी की लागत बन जाती है। और ये उम्मीद, ये किन चीजों से पूरी होती है? 2 चीजों से। एक तो डिविडेंड, जो उन्हें कभी कभी मिलता है, और दूसरा और ज्यादा जरूरी, शेयर की कीमत में बढ़ोतरी, जिसे हम कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। अच्छा, इसीलिए जो नई हाई ग्रोथ टेक कंपनियां होती हैं, जैसे कोई एआई स्टार्टअप हो, वो तो हमेशा फंडिंग के लिए अपनी हिस्सेदारी बेचते रहते हैं, क्योंकि बैंक उन्हें लोन देने से डरते हैं। एक स्टार्टअप का भविष्य बहुत अनिश्चित होता है, इसलिए बैंक उन्हें कर्ज नहीं देते। उनके पास पैसा जुटाने का एक ही रास्ता बचता है, सबसे महंगा रास्ता, यानी अपनी कंपनी का मालिकाना हक बेचना। हाँ। वहीं दूसरी तरफ एक पुरानी स्थिर बिजली बनाने वाली कंपनी को देखिए। उसका बिजनेस प्रेडिक्टेबल है, उसे बहुत आसानी से और बहुत सस्ते रेट पर डेट मिल जाता है, तो वो ज्यादातर पैसा कर्ज से ही उठाते हैं। वाह, ये बेहतरीन उदाहरण है। तो अब हमारे पास 3 घटक हो गए लागत के बढ़ते क्रम में, डेट,
प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी। अब ये चौथा और आखिरी वाला क्या है, प्रतिधारित आय या रिटेन्ड अर्निंग्स। ये तो वो पैसा है जो कंपनी ने खुद कमाया और अपने पास रख लिया। इसकी क्या लागत हो सकती है? ये तो सच में फ्री होना चाहिए। ये एक और आम गलतफहमी है। सोचिए, वो पैसा जो कंपनी ने अपने पास रख लिया, वो असल में किसका है? टेक्निकली तो वो शेयर होल्डर्स का ही है, वो उनके मुनाफे का हिस्सा है। बिल्कुल। कंपनी उसे डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांट सकती थी, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। उसने उस पैसे को व्यापार में वापस लगाने का फैसला किया, यानी री इन्वेस्ट किया। हाँ। इसे समझने के लिए अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वो फायदा जो हमने एक विकल्प चुनकर छोड़ दिया। सही। शेयर होल्डर्स ने वो डिविडेंड तुरंत लेने का मौका छोड़ दिया। उन्होंने वो पैसा एक तरह से कंपनी को वापस उधार दे दिया और कहा, ठीक है, आप ये पैसा रख लो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे इतनी अच्छी जगह लगाओगे कि हमें भविष्य में इससे भी ज्यादा कमा कर दोगे। अच्छा, तो अगर शेयर होल्डर उस पैसे को कहीं और लगाकर 15% कमा सकते थे, तो वो कंपनी से भी कम से कम 15% की उम्मीद करेंगे। के लिए इसकी लागत लगभग इक्विटी की लागत के बराबर ही होती है, क्योंकि आखिर में ये दोनों ही शेयर होल्डर्स का पैसा है और उनकी उम्मीदें भी वही हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने चारों घटकों को परत दर परत समझ लिया है। तो अगर इन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो हमारे हाथ में क्या आता है? हमारे हाथ में एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क आता है। एक तरफ है सबसे सस्ता डेट, जिस पर टैक्स का फायदा है। दूसरी तरफ है सबसे महंगा इक्विटी, जहां मालिक सबसे ज्यादा जोखिम के बदले सबसे ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। और इन दोनों के बीच में कहीं प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स आते हैं। और इस पूरी कहानी का हीरो एक ही शब्द है, रिस्क, यानी जोखिम। बिल्कुल, यही इस पूरी चर्चा का सार है। जो जितना कम जोखिम उठा रहा है, जैसे एक ऋणदाता, वो उतने कम रिटर्न की उम्मीद करेगा और कंपनी के लिए उसकी लागत उतनी ही कम होगी। और जो सबसे ज्यादा जोखिम उठा रहा है, जैसे एक इक्विटी शेयर होल्डर, वो सबसे ज्यादा रिटर्न चाहेगा और कंपनी के लिए उसकी लागत सबसे ज्यादा होगी। तो अब अगर हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आएं, तो कंपनी की कुल पूंजी की लागत क्या हुई? वो इन सभी स्रोतों की लागत का एक वेटेड एवरेज होती है। हमें यह देखना होता है कि कंपनी ने कितना पैसा डेट से लिया, कितना इक्विटी से, और फिर उनकी अलग अलग लागत के हिसाब से एक औसत लागत निकालते हैं। मान लीजिए ये औसत 12% आता है, तो ये 12% ही उस कंपनी का असली हर्डल रेट है। इसे एक वीडियो गेम की तरह सोच सकते हैं। मान लीजिए आपके कैरेक्टर की हेल्थ हर मिनट 12% की दर से बढ़ती है, तो आप कोई भी ऐसा मिशन नहीं लेंगे जिसमें मेहनत ज्यादा लगे और इनाम सिर्फ 10% मिले। ऐसा करने से आप असल में कमजोर हो रहे हैं, मजबूत नहीं। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही बात है। अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है और वो एक ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है जिससे सिर्फ 10% का रिटर्न मिलेगा, तो वो प्रोजेक्ट असल में शेयर होल्डर्स का पैसा जला रहा है, बना नहीं रहा। यही एक नंबर तय करता है कि कौन से प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिलेगी और कौन से ठंडे बस्ते में जाएंगे। वाह, तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने समझा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो न्यूनतम रिटर्न है जो एक कंपनी को अपने निवेशकों को खुश रखने के लिए कमाना ही पड़ता है। हमने इसके 4 मुख्य घटकों को भी समझा, डेट, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग्स। और सबसे जरूरी बात, हमने इन चारों के बीच लागत के फर्क को समझा, जो पूरी तरह से जोखिम या रिस्क पर आधारित है। ये वाकई में किसी भी बिजनेस की रणनीति को समझने के लिए एक पावरफुल लेंस है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। बताइए। स्रोत की अपनी एक लागत है, पर सोचने वाली बात यह है कि एक कंपनी इन अलग अलग स्रोतों का सही मिश्रण यानी सही मिक्स कैसे तय करती है। मतलब कितना पैसा डेट से लेना चाहिए और कितना इक्विटी से। क्या हमेशा सबसे सस्ता स्रोत यानी डेट ज्यादा से ज्यादा लेना ही सबसे अच्छा है? ये सोचने वाली बात है। शायद नहीं, क्योंकि ज्यादा कर्ज का मतलब है ज्यादा फिक्स्ड पेमेंट का बोझ और ज्यादा जोखिम। बिल्कुल। तो एक श्रोता के लिए सोचने का बिंदु ये है, किसी कंपनी की पूंजी संरचना यानी उसका डेट और इक्विटी का मिक्स उसकी रणनीति और भविष्य के बारे में क्या बताता है। क्या एक बहुत ज्यादा कर्ज वाली कंपनी बहुत आक्रामक दांव खेल रही है, या एक लगभग बिना कर्ज वाली कंपनी जो पूरी तरह इक्विटी पर चल रही है, क्या वो सुरक्षित है या फिर ग्रोथ के मौकों को गंवा रही है? किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में सिर्फ ये 2 नंबर देखकर आप उसकी पूरी कहानी का अंदाजा लगा सकते हैं।